हेलो दोस्तों, मैं नमन जायसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नमन पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो ये वीडियो स्पेशली बिहार एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए बनाया जा रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये क्लास 1 है, इसके बाद 1 से 2 क्लास और आएगी जिसमें पूरा जीव विज्ञान कम्प्लीट हो जाएगा आपका। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी, जो बायोज और लॉजीज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, बायो बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लॉजीज का अर्थ होता है स्टडी। इस शब्द का बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1801 में लेमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। पेड़ पौधों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं, जबकि जीव जंतुओं के अध्ययन को जंतु विज्ञान कहते हैं। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। पादप जगत का वर्गीकरण कार्ल लिन्नेस ने क्या है? पादप जगत का वर्गीकरण कार्ल लिन्नेस ने किया और इनका वर्गीकरण, इनको क्या कहा जाता है? इन्हें वर्गीकी का पिता कहा जाता है, वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। पादपों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। थैलोफाइटा ऐसे पौधों के तने व जड़ में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। थैलोफाइटा ऐसे पौधे जिसमें तने व जड़ का कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, थैलोफाइटा होते हैं। जैसे इसे दो भागों में बांटा गया है, शैवाल और कवक। इसके अंतर्गत कौन कौन से शैवाल और कवक आते हैं? ठीक, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, और कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। मृतोपजीवी, इस प्रकार के कवक अपना भोजन सदैव सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे राइजोपस और पेनिसिलियम। परजीवी, ये कवक अपना भोजन जंतु व पौधों के जीवित ऊतकों से प्राप्त करते हैं। ये सदैव हानिकारक होते हैं, जैसे पिक्सिनिया और ऑस्टिलागो। सहजीवी, ये कवक कुछ अन्य पौधों के साथ साथ उगते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जैसे लाइकेन। ब्रायोफाइटा, ये उभयचर प्रकृति के होते हैं। ये पौधे दलहन, नम और छायादार और पानी में पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा, इन पौधों में जड़, तना एवं पत्ती को स्पष्ट अंतर होता है। किसका जड़, तना और पत्ती का स्पष्ट अंतर होता है। पेनरोगेमस, ये पुष्प एवं बीज के युक्त पादप हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया, यानी दो वर्गों में बांटा जाता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इस जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इस वर्ग के पौधों में बीज बनके, परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर उगते रहते हैं। अंडाशय का पूर्णतया अभाव होता है। साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। साइकस को क्या कहा जाता है? जीवित जीवाश्म कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि साइकस को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जीवित जीवाश्म कहा जाता है। साइकस को क्या कहा जाता है? जीवित जीवाश्म कहा जाता है, याद रखिएगा। एंजियोस्पर्म का अर्थ होता है ढका हुआ बीज। इस वर्ग के पौधों में बीज अंडाशय में बनता है। एंजियोस्पर्म का अर्थ है ढका हुआ बीज। इस वर्ग के पौधों में बीज अंडाशय में बनता है। बैक्टीरिया की बात करें तो सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई। बैक्टीरिया द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले लक्षणों की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट क्रोच ने की। क्या? बैक्टीरिया द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले लक्षणों की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट क्रोच ने। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया दलहन फसलों के जड़ में पाए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया का दूध से दही बनने का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। दूध से दही बनने के किसका योगदान होता है? लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया का दूध से दही का बनने का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है,
और ये लाइन एक बार फिर से बता देता हूँ। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया दलहन फसलों के जड़ में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जड़ में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वायरस। वायरस अति सूक्ष्म परजीवी अकोशिकी और विशेष न्यूक्लियोप्रोटीन वाले कण हैं। वायरस की खोज रूसी वनस्पति शास्त्री इवनोवस्की ने 1892 में की। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। पादप वायरस में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है। जंतु वायरस में न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है। कोशिका की बात करें तो जीवन की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। यह अर्धपारगम झिल्ली से ढकी रहती है और इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। 1983 में वनस्पति शास्त्री स्लाइडेन और जंतु विज्ञान श्वान ने कोशिका का सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसने? 1983 में वनस्पति शास्त्री स्लाइडेन और जंतु विज्ञान श्वान ने कोशिका के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया था? स्लाइडेन और श्वान ने। कब? 1983 में। सन याद रखिएगा। और अपना जो स्लाइडेन और क्या है, श्वान, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और श्वान ने 1983 में। प्लाज्मा, यह प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। प्लाज्मा किसकी बनी होती है? प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। कोशिका भित्ति की बात करें तो यह प्लाज्मा झिल्ली की बाहरी परत होती है। यह प्रायः पादप कोशिका में पाई जाती है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका द्रव की बात करें तो कोशिका द्रव यह कोशिका के अंदर का तरल पदार्थ होता है। माइक्रोकाइंड्रिया, यह अंडाकार होता है। इसे कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं, यानी पावर हाउस कहते हैं। इसका कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसकी जो संरचना होती है तो देखा जाए तो इसमें एक छोटे छोटे बैडमिंटन जैसी संरचना इसमें पाई जाती है। क्लोरोप्लास्टा, यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। न्यूक्लियस, यह कोशिका का मुख्य भाग है। यह चारों ओर केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। इसमें डीएनए तथा आरएनए और क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसलिए न्यूक्लियस का आनुवंशिकी में महत्वपूर्ण स्थान है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड इकाइयों का बहुलक होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाती है। जो क्या बनाती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाती है। 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया। इस काम के लिए उन्होंने 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस काम के लिए कौन सा पुरस्कार मिला उन्हें? नोबेल पुरस्कार मिला 1962 में। कोशिका विभाजन, इस घटना में पहले डीएनए का द्विविगणन और फिर केंद्रक तथा कोशिका द्रव का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: अश्रुति विभाजन, श्रुति विभाजन और अर्धश्रुति विभाजन। रुधिर, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का तरल संयोजी ऊतक। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा यह 60% और प्लाज्मा में 90% जल होता है। ये बात याद रखिएगा। प्लाज्मा कितने परसेंट जल होता है? 90% जल होता है। और खून कितना होता है, यानी रुधिर कितना होता है? 60%। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। रुद्राणु, यह शक्ति का विशेष 40% भाग होता है। रुद्राणु या रक्त का शेष 40% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी?
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी के बारे में। तो ये रुद्राणु का 99% होता है। इनका मुख्य कार्य शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना होता है। लाल रुद्राणु में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। लाल रुद्राणु में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये केवल स्तनधारी के रक्त में पाई जाती है। रुधिर प्लेटों स्वयं टूटकर रक्त में थक्का बनने में मदद करती है। आरएच वर्ग लाल कणिकाओं पर स्थित एक अल्प एंटीजन के आधार पर सभी वर्गों को दो अलग अलग समूहों में बांट दिया गया है। इस एंटीजन की खोज रेसेस नामक बंदर में पाई हुई थी। अतः आरएच का वर्ग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे आरएच का वर्ग कहते हैं। और जिनमें यह पाया जाता है उन्हें आरएच पॉजिटिव, जिनमें से यह अनुपस्थित रहता है उन्हें आरएच नेगेटिव कहते हैं। प्लेटलेट्स या रक्त जमने में सहायता प्रदान करती है। रक्त समूह, अरे यार कलम नहीं चल रही। हाँ, ये रक्त समूह एंटीजन, एंटीबॉडी और स्वीकार्य और दे। तो रक्त समूह क्या कौन कौन से होते हैं? ए, बी और साथ में ए बी और ओ। इसमें एंटीजन क्या होता है? ए में एंटीजन ए, बी में सिर्फ बी, ए बी में ए कॉमा बी, और ओ में ए और कॉमा बी। एंटीबॉडी की बात करें तो ए में एंटीबॉडी बी होती है, बी की बात करें एंटीबॉडी ए होती है, और ए बी की बात करें तो एंटीबॉडी ए होती है। ओ की बात करें तो एंटीबॉडी इसमें ए बी होती है। जो रक्त ए जो होता है वो ए और ओ को स्वीकार करता है, और जो रक्त समूह ए है जो ए और ए बी को दे सकता है, यानी दे है। इस तरह बी की बात करें तो बी और ओ स्वीकार है, और ए और ए बी को दे है। ए बी की बात करें तो ए बी ओ और ए बी को स्वीकार है और सिर्फ ए बी को दे। पाचन तंत्र वाला चैप्टर आज कल मैं आपको कराऊंगा। इसके बाद आपका परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र, फिर इसके बाद रोग वाला चैप्टर। बस आपका ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगा। 2 वीडियो में ये आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।